याद है आपको, कल मैंने कहा था कि 54 सेक्शन में एक अमेंडमेंट भी हुआ था जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे उस अमेंडमेंट की। सबसे पहले अमेंडमेंट ये है अमेंडमेंट यहाँ पे ये है बेटा कि जब आप कोई हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं और आप कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आपको एक घर तो बेचना है आपको को एक घर तो बेचना है और दो नए घर आप परचेज करना चाहते हैं। दो नए घर आप परचेज करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं आप? बस सिंपल से इतनी बात है कि सर एक घर बेच के एक घर खरीदना, ये तो रूल समझ में आ गया था हमें, इसमें तो कुछ कहना सुनना ही नहीं है, ठीक है। पर सवाल बस इतना सा है कि अगर हम दो घर परचेज करें तो क्या होगा, बता सकता है कोई? एक ही एग्जम्प्ट होगा। तो देखिए लास्ट ईयर क्या किया गया, लास्ट ईयर एक ऑप्शन दिया गया। लास्ट ईयर बोला कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। क्या ऑप्शन दे देते हैं हम आपको? हम आपको ये ऑप्शन दे देते हैं कि जिंदगी में एक बार क्या ऑप्शन दिया है सुन लेना ध्यान से, सेक्शन 54 में बाकी कंडीशन सेम है। क्या बोला कि इफ assessee sold a house property, ठीक है, कैपिटल गेन शुड बी अप टू ₹2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन हुआ तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, राइट। तो ही कैन एक्वायर 2 हाउस, वो 2 घर खरीद सकता है। एंड exemption will be available for both house, दोनों घर के लिए एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी, ओके। दोनों घर के लिए एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी। पर ये जो ऑप्शन है ये वंस इन लाइफ टाइम है, मतलब एक बार तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक घर बेच के 2 घर परचेज कर ले, पर उस टाइम पे भी एक कंडीशन है कि आपका जो कैपिटल गेन है एलटीसीजी है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप दोनों घर की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर अगली बार जब आप बात करेंगे तो तब आपको एक ही घर अलाउ होगा, दूसरा घर अलाउ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। 2 घर का ऑप्शन ओनली वन टाइम है, इट इज सिंगल टाइम है। बता दो एक बार, क्लियर है क्या ये पॉइंट? पॉइंट क्लियर है क्या आपको? कोई डाउट किसी के? लिख लो इसको आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल ईयर एप्लीकेबल है ना? ऑल ईयर मतलब समझा नहीं बेटा मैं तुम्हारा क्वेश्चन। अमेंडमेंट पीरियड, हाँ अब तो हमेशा के लिए हो गया ना। ये तो लास्ट टाइम पे आ गया था, 2019 में ही आ गया था, ओके। तो यहां जाके हमारा एक सेक्शन पूरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 54, राइट। चलो आगे आ जाते हैं, एक दो सेक्शन और करवा देते हैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट। ओके सुनिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, ये है हमारा सेक्शन 54B। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 54B। ये कह रहा है
जमीन के बदले जमीन, क्या कह रहा है ये? जमीन के बदले जमीन, मतलब कि अगर आपके पास कोई जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और आप उसको ट्रांसफर करते हैं और उसके बदले में नई एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर लेते हैं, तो हम आपको सेक्शन 54 में रिडक्शन एग्जम्पशन दे देंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये एग्जम्पशन किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचएफ को, क्योंकि एग्रीकल्चर करने का काम कौन करता है बताओ? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन कर सकता है? या तो इंडिविजुअल करेगा या एचयूएफ करेगी, बोलो राइट। इंडिविजुअल एचयूएफ करेंगे, राइट? यस। तो इसलिए उनको ही एग्जम्पशन दी गई है। और दूसरा क्या बोला कि आपको ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करनी है। आप बोलोगे कि सर अर्बन वर्ड यूज क्यों किया गया, तो बता सकता है कि यहाँ पे अर्बन वर्ड क्यों यूज किया गया? अगर रूरल हुआ तो नहीं चलेगा क्या? बोलिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही क्यों बोला? रूरल हुआ तो नहीं चलेगा क्या? हाँ, अरे नहीं, एग्जम्प्ट नहीं, क्या बोला था याद करो। हमने ये कहा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो तो कैपिटल असेट ही नहीं होती है, याद है आपको? जब मैंने कैपिटल असेट की डेफिनेशन लिखाई थी तो उसमें बोला था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट है ही नहीं, तो है ही नहीं मतलब इसका तो उस पर तो कैपिटल गेन होता ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे शहरी शहरी जो जमीन होती है ना, अर्बन लैंड होती है, उसकी बात कर रहे हैं, गांव वाली जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? ओके। अब आपको इसको बेचने से फायदा हुआ। फायदा कौन सा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? दोनों में से कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? एक्वायर्ड करना है न्यू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ये गांव में भी हो सकती है, ये शहर में भी हो सकती है। तो मुझे बताओ, क्या जमीन के बदले जमीन हो गया? क्या जमीन के बदले जमीन का बात आ गई? यस। तो विद इन कितने टाइम में? 2 इयर्स। यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है वो कितना दिया है? 2 साल का दिया है, विद इन 2 इयर्स, राइट? ओके। तो जमीन आपको बेचनी है और उसके बदले में नई जमीन आपको 2 साल के अंदर अंदर परचेज कर लेनी है। अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो आपको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन। कितनी? जितना कैपिटल गेन है वो, और जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है वो, दोनों में जो भी कम हो। नहीं, इसमें पहले का नहीं है सिस्टम, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ऐसी नहीं है कि अपन उसको बेच देंगे तो अपन सड़क पे आ जाएंगे या फिर हम रहेंगे कहाँ, ऐसा नहीं है। वो एडिशनल एसेट होती है। पहले वाली कंडीशन वहीं दी जाती है जहां पे हमें कई बार पहले एसेट खरीदनी पड़ती है, फिर ही हम हमारी एसेट बेच पाते हैं, ठीक है। तो इस केस में तो ऐसा नहीं है। बोलो आगे बात सुन में, ठीक है। क्या इसमें भी कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट वाला फंडा लगेगा? क्या हमें इसमें भी कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का प्रूफ देना पड़ेगा? हाँ सर, प्रूफ तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको भी आपको याद करवा देता हूँ, ये वाला सीन कि हमें कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगना है या नहीं लगना है, मैं इसका एक आपको छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर किसी सेक्शन में नई एसेट को अक्वायर करने का टाइम रिटर्न भरने से पहले का हो, ठीक है, आपको बोला गया कि रिटर्न भरने से पहले ही आपको नई एसेट परचेज करनी पड़ेगी, कंडीशन ही ऐसी हो, तो क्या वहां पे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का कोई सेंस है? नहीं, क्योंकि आपको तो एक काम करना है ना, या तो आप रिटर्न भरने से पहले एसेट परचेज कर लो या फिर रिटर्न भरने से पहले पैसा इस अकाउंट में जमा करवा दो, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि फ्यूचर में आप एसेट खरीदोगे। पर जब आपको फ्यूचर में एसेट खरीदना अलाउ ही नहीं किया गया है,
तो वहां पे कैपिटल गेन अकाउंट की जरूरत कहाँ है, समझ गए। तो ऐसा सेक्शन जिसमें रिटर्न फाइलिंग के बाद भी रिटर्न फाइलिंग के बाद भी नई एसेट परचेज की जा सकती हो, उसमें ये सिस्टम लगता है। अब यहाँ पे 2 साल का टाइम है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये सेक्शन लगेगा। बोलो आई बात समझ में? यस। अब लॉक इन पीरियड यहाँ पे भी 3 साल बोला गया, 3 साल का लॉक इन पीरियड। इसका एग्जम्पशन वाला पॉइंट, एग्जम्पशन सिंपल है, इस पुरानी जमीन को बेचने से जितना फायदा हुआ वो, या फिर नई जमीन जितने की खरीदी वो, दोनों में जो भी अमाउंट कम हो उतना फायदा, उतना टैक्स फ्री हो जाएगा। सेम कल वाला ही कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे मुझे बताइए, अगर हमने 3 साल के अंदर अंदर जो लॉक इन पीरियड है हमारा, उन 3 साल के अंदर हमने अगर इस असेट को बेच दिया तो क्या होगा, बताइए। अगर 3 साल के अंदर हमने नई जमीन को बेच दिया तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यस, एग्जम्पशन अमाउंट इज रिड्यूस्ड, हम तो लिख देते हैं टैक्सेबल। तरीका वही रहेगा कि जो एग्जम्पशन अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंड, नई जमीन की कॉस्ट में से एग्जम्पशन अमाउंट कम हो जाएगा। बोलिए, आसान है? तो मतलब पहला सेक्शन कल वाला अगर हमने ढंग से पढ़ लिया होगा तो ये सारे हमारे आसान हो जाएंगे। नोट डाउन करो, देखो भी नोट करो, कर लिया? नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 54D। सेक्शन 54D क्या कह रहा है? सेक्शन 54D कह रहा है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री। मतलब मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, कहाँ पे, कहीं भी मान लीजिए कोई हाईवे पे चल रही है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ प्लान लेके आ रही है, तो बताइए गवर्नमेंट क्या एसेट एक्वायर करेगी, आप प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग? जाहिर सी बात है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करेगी, ठीक है, और आपको ये भी कहेगी, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्विजिशन में। देखिए सेक्शन हमारा है 54D, और 54D कह रहा है कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ आपकी फैक्ट्री की जमीन का या फैक्ट्री की बिल्डिंग का, क्योंकि जमीन जाएगी तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिक जाएगी ना, तो उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ और आप नई जमीन खरीद लेते हैं, जाहिर सी बात है आपको फैक्ट्री नहीं खरीदनी पड़ेगी ना, तो आप न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो लॉजिकल सी बात है आप पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। बताओ हाँ या ना? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, हम कहेंगे सही सर आपने हमारी फैक्ट्री ले ली, हमें नई फैक्ट्री लेनी है, तो इस पे तो टैक्स माफ करो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताइए फैक्ट्री कौन लगाएगा? क्या इंडिविजुअल फैक्ट्री लगा सकता है? एक इंडिविजुअल पर्सन फैक्ट्री लगा सकता है क्या? बोलिए, क्या एक इंडिविजुअल फैक्ट्री लगा सकता है? हाँ डेफिनेटली लगा सकते हैं, किसने मना किया है? भाई अकेला आदमी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, ये किसने कहा? कोई भी लगा सकता है, इंडिविजुअल लगाए, एचयूएफ लगाए, फर्म लगाए, कंपनी लगाए, कोई भी लगाए, उसके तो एक काम है। यस, तो इसका मतलब ये काम सारे आदमी कर सकते हैं
तो इसलिए ये जो एग्जम्पशन है वो किसको मिलती है? ऑल एसएससी। बोलिए, लॉजिकल है? मतलब ये एग्जम्पशन कोई भी क्लेम कर सकता है, सारे एसएससी क्लेम कर सकते हैं। यस। अब आगे बात हम कर लेते हैं ऑल एसएससी के बाद में कि इसमें जाना क्या है। इसमें कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए, और वो भी किसका? ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, कंपल्सरी एक्विजिशन पुरानी बिल्डिंग का होता है या नई का भी हो सकता है? आपने अभी थोड़े दिन पहले लगाई थी, 1 साल पहले लगाई थी, क्या उस बिल्डिंग का भी कंपल्सरी एक्विजिशन हो सकता है? हाँ, उससे मतलब थोड़ी ना है कि आपकी फैक्ट्री कितनी पुरानी है। उनको तो जो जगह चाहिए वो चाहिए, उसमें चाहे किसी ने 4 दिन पहले स्टार्ट किया है तो भी चाहिए, और जिसने 40 साल से कर रखा है तो भी चाहिए। तो इसका मतलब इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्वायर क्या करना है? न्यू लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करनी है, राइट। और वो भी किस लिए? इंडस्ट्री के लिए, मतलब सेम ही चीज दोबारा खरीद लेनी है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको पहले पता था कि मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी? नहीं। तो जब आपको पहले नहीं पता था तो क्या आपको उस दिन से पहले एसेट खरीदने की इजाजत दी जाएगी इसमें कि ठीक है एक्वायर होने से पहले खरीदिए तो भी छूट दे देंगे? नहीं नहीं, बाद में होगा। तो इसलिए टाइम दिया गया विद इन 3 ईयर्स। विद इन 3 ईयर्स मतलब एक्वायर होने के 3 साल के अंदर अंदर नई एसेट खरीद लेनी है, राइट। तो अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो आपको क्या मिल जाता है? एग्जम्पशन मिल जाती है। और कितनी एग्जम्पशन मिल जाती है? जितना कैपिटल गेन हुआ वो, या फिर जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। जितना कैपिटल गेन हुआ वो, या जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, दोनों में जो भी कम हो। whichever is less, ओके। ठीक है, सेम चीज, सेम प्रोविजन कि भैया इस पे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा क्या? कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा क्या? यस, बिल्कुल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वेट 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी? एक बार आपको बता दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हो गया था। आपको मेरा ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो और वीडियो आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है क्या ऑडियो वीडियो? ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है? अच्छा, एक मिनट ना। अभी चेक करो एक बार, अभी देखो अब आ रही है क्या? अब आ रही है? ओके ओके, ठीक है। तो जितना कैपिटल गेन हुआ या जितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, दोनों में जो भी कम है उतना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा, यस, क्योंकि 3 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। लॉक इन पीरियड वही 3 साल, अगर सोल्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा? वापस टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ, क्या इजीली समझ में आ गई हो ये पॉइंट? सर अगर अकाउंट में 70 लाख रुपए है और हमने परचेज 60 लाख का किया है तो 10 लाख पे टैक्स लगेगा क्या? डिपेंड करता है कि आपने एग्जम्पशन कितनी ली थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाह्नवी का जो एग्जाम्पल है वो रख लेते हैं अपन। मान लीजिए मैंने आज एक असेट सोल्ड की 1 करोड़ रुपए, राइट। कॉस्ट थी मेरी उसकी
40 लाख, तो इसका मतलब मुझे कैपिटल गेन हुआ 60 लाख रुपए का, राइट। अब यहां तो मैंने लिख लिया 60 लाख, मैंने यहां लिखा कितना, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड, मैंने कितना इन्वेस्ट किया, हो सकता है मैंने 70 लाख कर दिया जैसा जानवी कह रहे हैं, ठीक है, तो मुझे 60 लाख की छूट मिल गई, तो मैंने एग्जाम्पशन कितनी ले ली, 60 लाख की। अब फ्यूचर में मैं इस फंड में से 70 लाख की जगह मान लो पूरे 70 लाख यूज कर लेता हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैंने 70 लाख की जगह 60 लाख यूज किए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या 10 लाख टैक्सेबल होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने 60 लाख की छूट ली थी और मैं 60 लाख खर्च कर चुका हूं, तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। सोचो, सही बोल रहा हूं? क्योंकि 10 लाख तो मैंने एक्स्ट्रा जमा करवाए, अगर मैं यहाँ पे 60 लाख जमा करवाता तो भी तो मेरा काम हो रहा था। तो नेसेसिटी, जो कंपल्सरी अमाउंट था मेरे लिए वो 60 लाख रुपए था, जो कि मैंने यहां से कर लिया है। अच्छा, मैं अगर 55 लाख ही यूटिलाइज करता तो क्या 5 लाख रुपए मेरे लिए टैक्सेबल हो जाते? यस, फिर 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डेफिशिएंसी रह जाती है हमारे खर्च करने के अमाउंट। आगे बात समझ में? ओके, डन, नोट करो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। राघव ने कर लिया, और तुमने कर लिया। चलिए, एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन पे आ जाइए आप और पढ़ेंगे आप पहले। क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया था आपने? 24 कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। पढ़ा? कौन सा सेक्शन लग रहा है आपके हिसाब से, कौन सा सेक्शन लगेगा? बोलिए, आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन लगेगा? प्रियंका कह रहे हैं सर सेक्शन 54। ओके, बाकी लोग? ओके, सभी कह रहे हैं सेक्शन 54। 54 ए कौन बोला भाई? 54 ए तो सेक्शन ही नहीं है बेटा अपने पास कोई। चलिए, कैसे लगेगा देख लेते हैं एक बार। हमें बोला गया कि मिस्टर सिद्धार्थ जो है उनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी जो कि एचपी में टैक्सेबल होती थी, ठीक है। Such property is acquired on 12th August 2005 for rupees 2 lakh. The property is sold on 1st March 2021 for rupees 25 lakh. He acquired another property. यहाँ की बातें बाद में, पहले यहीं तक का काम, क्योंकि पहला काम हमारा होता है कैपिटल गेन कैलकुलेट करना। पहला काम क्या होता है? कैपिटल गेन निकालना, बाद में देखना है एग्जाम्पशन का पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले बोल रहा है कैपिटल गेन निकाल दो। कैपिटल गेन क्या लॉन्ग टर्म गेन है? 2005 में खरीदा था और 2021 में बेचा है। यस, तो सबसे पहले लिख देते हैं सेल कंसिडरेशन। कितने में बेचा? 25 लाख में, राइट। लेस क्या ट्रांसफर पे कोई खर्चा किया है?
ट्रांसफर का कोई खर्चा लिखा हुआ है? नहीं, तो इसका मतलब यही हो गया। लेस कर देते हैं सीधा हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने रुपए की कॉस्ट है? 2 लाख रुपए। कितने रुपए की कॉस्ट है? 2 लाख रुपए की। ओके, 2021 में बेचा तो 2021 का इंडेक्स 301। अगस्त 2005 में खरीदा तो 5-6 का इंडेक्स कितना है बोलो? 2005-6 का इंडेक्स 117। ओके, इनका बोल रहे हैं 117, तो हम लिख देते हैं 117। तो अकॉर्डिंगली क्या रेट निकल के आती है बोलो? कितनी कॉस्ट निकल के आती है? 5,14,530। ठीक, तो LTCG बता दीजिए। LTCG बता दीजिए। 19 लाख हो जाएगा और 85,470। देखो इतना ही आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब बात करते हैं एग्जम्पशन की। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि निकालने तक तो कुछ सोचना ही नहीं था ना, निकालना तो हमें आता है। ठीक है, एग्जाम में एग्जम्पशन देख के यार ये ना करें कि पहले मैं सोचूं क्या होगा, इतना तो करो, इतने के तो नंबर मिलेंगे। अब आओ आगे। अब उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली 31 मार्च 2021 को, मतलब ट्रांसफर करने के 30 दिन के अंदर अंदर ही 17 लाख की नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली उन्होंने। बस 1/3/2022 मतलब अगले साल उन्होंने नई प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब नई प्रॉपर्टी बेचने का काम भी बाद में करेंगे, पहले तो इस साल की बात कर ले। इनका गेन था 19,85,470 का, जबकि इन्होंने इन्वेस्ट किए 17 लाख। बताओ कितनी एग्जम्पशन दे? 19,85,470 या फिर 17 लाख, whichever is less। तो अमाउंट आ जाएगा 17 लाख। तो इसका मतलब इस साल मतलब प्रीवियस ईयर 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो क्या 2,85,470 रुपए आते हैं LTCG? बोलो जी, क्या 2,85,470 का कैपिटल गेन आ जाता है टैक्सेबल होने के लिए? यस, ओके। अब आइए आगे, यहां तक का हमने कर दिया। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ये यहां तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। यहां तक के में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है। और आगे जो भी एक्शन हुआ है उससे इस साल का टैक्सेशन नहीं बदलने वाला, इसलिए आप यहां तक का क्वेश्चन तो कंप्लीट कर देंगे। अब आगे बोला 1/3/2022 को मतलब अगले साल ही सोल्ड न्यू रेजिडेंशियल हाउस, उन्होंने नया घर भी बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 30 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये तो प्रीवियस ईयर 2021-22 की बात होगी ना, असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात होगी, राइट? यस। अब सेल कंसिडरेशन आपको बोला कितना है अभी सेल कंसिडरेशन नए घर का? 30 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना? हाँ। और शॉर्ट टर्म हो गया क्योंकि एक साल पहले तो खरीदा था 21 में, तो 22 में बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म है तो सीधा क्या कम कर देंगे हम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है इस घर की? बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 17 लाख है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है इस घर की? 17 लाख। अब क्योंकि 17 लाख में से हमने एग्जम्पशन भी ले रखी थी तो उतनी एग्जम्पशन भी कम करेंगे। तो एग्जम्पशन कितनी ले रखी थी? 17 लाख। इसका मतलब कॉस्ट क्या हो गई? 0। बोलिए कॉस्ट क्या हो गई? 0। तो एसटीसीजी कितना आ जाएगा? 30 लाख रुपए। तो इसका मतलब जो अमाउंट यहाँ पे टैक्स फ्री हो गया था वो वापस टैक्सेबल हो गया है क्योंकि आपने लॉक इन पीरियड में बेच दिया।
बोल दो भाई एक बार, क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर प्रोविजन पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये लगता है कि बस इजी था, बहुत इजी था, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से, तो बस ये मान के चलिए कि फिर आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। बोलो, आई बात समझ में? ओके, चलो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हमें बोला गया है कि एक्स लिमिटेड हैज ए बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन 17 अगस्त 2019। ठीक है, कितने रुपए में दी? 5 लाख में। असेसी एज ए टेनेंट यूज द बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज सिंस लास्ट 7 years। मतलब आपके पास एक बिल्डिंग थी, उसको पहले तो आप किराए पे ले रखे थे 7 साल, और फिर आपने उसको खरीद लिया। ठीक है, खरीदने के बाद भी आप उसको इंडस्ट्री में काम लेते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सच बिल्डिंग इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया और कहा कि हम आपको 12 लाख रुपए दे देंगे। कब की बात है ये 2020-21 की बात है, 15 जुलाई। आपको जो कॉम्पनसेशन मिला वो 1 मार्च 2021 को मिला, और रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी बिल्डिंग की, क्योंकि उस ब्लॉक में 3 बिल्डिंग थी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू थी 7,50,000 रुपए। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी ने एक नई बिल्डिंग भी परचेज की। कितने रुपए की? 2 लाख की। कब करी? 31/3/2021 को करी। तो क्वेश्चन ये बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अगर आप लापरवाही करेंगे या थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो आप ये मान लीजिए ये क्वेश्चन गया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रोविजन लगने वाले हैं। पहली बात, अपन कुछ खास बातें पहले इसकी जान लेते हैं। पहली बात, हम उस असेट को काफी टाइम से यूज कर रहे थे एज ए किराएदार। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? क्या ये हमारा होल्डिंग पीरियड होगा या नहीं होगा? बोलिए। हम किसी असेट को बहुत टाइम से किराएदार के रूप में यूज कर रहे थे और बाद में हमने उसको खरीद लिया, तो जो होल्डिंग पीरियड होगा वो जब से हम किराएदार के रूप में यूज कर रहे थे वहां से होगा या जब से हमने खरीदा तब से होगा? खरीदा तब से होगा, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कोई काम की नहीं है। ठीक है, आगे हमें कहा गया कि उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, वो तो ठीक है, कंपनसेशन मिला, वो भी ठीक है, पर रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है। तो क्या इसका मतलब ये जो असेट है ये हमारी कॉमर्शियल असेट है, मतलब बिल्डिंग जो है बिजनेस में काम आ रही है? WDV दे रखी है, इसका मतलब असेट बिजनेस में काम आ रही है। और ये असेट डेप्रिशिएबल असेट है, राइट? तो अगर ये असेट डेप्रिशिएबल असेट है तो क्या इस पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म गेन होगा? यस। साथ ही साथ क्या इसकी कैलकुलेशन हमें ब्लॉक के रूप में करनी पड़ेगी? जो हम BNP में ब्लॉक पढ़ के आए हैं, याद है आपको? बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमने ब्लॉक पढ़ा था। इसकी कैलकुलेशन वैसे करनी पड़ेगी, मतलब आप लिखेंगे ओपनिंग WDV, क्योंकि हो सकता है फायदा हुआ हो और हो सकता है फायदा नहीं हुआ हो, क्योंकि जब ब्लॉक कंसेप्ट हम लगा रहे होते हैं तो कैलकुलेशन ब्लॉक की होती है, पर्टिकुलर असेट की नहीं होती। याद है आपको? यस। तो सबसे पहले ओपनिंग WDV में अगर लिखूं 1/4/2020 की, तो क्या यहाँ पे लिख दूं कि मेरे पास 7,50,000 की असेट थी? यस। अब 7,50,000 के असेट में क्या मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज किया है? बोलिए, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज किया है? यस। 2 लाख की असेट खरीदी है, पर उसकी तारीख देखो 31/3/2021, इसका मतलब वो तो यहाँ आएगी क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर हो गई। यस। और लेस करते हैं हम सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोलिए, कुछ सोल्ड हुआ है क्या? हुआ है। ये कंपल्सरी जो एक्विजिशन हुआ है ये सोल्ड ही तो है, कंपल्सरी एक्विजिशन होना भी तो सोल्ड ही है। ओके, तो एक बार ध्यान से समझो, एक बार ध्यान से समझो। मेरे पास 3.5 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए में 3 असेट थी। एक असेट मैंने 2 लाख में खरीदी,
और एक एसेट चली गई 12 लाख। क्या यही सिचुएशन अभी तक की? यस। तो WDV एट एंड, अरे भाई सभी रिप्लाई दे दो, बाद में पता चलेगा कि एक जने को समझ में आ रहा था, बाकी को समझ में नहीं आ रहा था। राघव, अभिनव, रिद्धि सिद्धि, जाह्नवी, प्रेरणा, प्रियंका, चिराग, अंजलि, सभी जवाब दे दो। ओके, तो दोबारा सुन लो हमने क्या किया। हम पूरी बिजनेस कैलकुलेशन पे आ गए। हमने कहा 7.5 लाख का ब्लॉक था, 2 लाख की परचेज हुई और एक असेट हमारी चली गई, उसके बदले में 12 लाख मिले। इसका मतलब हमारे पास 9,50,000 का सामान था, ठीक है, उसमें से कुछ सामान चला गया तो हमारे पास 12 लाख आ गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2,50,000 का हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया? क्या 2,50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये बोल सकते हैं? यस सर, ये तो हम कह सकते हैं। और ब्लॉक की वैल्यू नील होगी, कोई बात नहीं, जाने। अब आपने बेचा कब? 1/3/2021 को, मतलब ट्रांसफर हुआ 1/3/2021 को, और ये वाली एसेट आपने खरीदी 31/3/2021 को। तो क्या ये एसेट 54D के क्राइटेरिया में आ गई? सही है। 54D कहता था कि अगर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, अगर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, ठीक है, और 3 साल के अंदर अंदर आप दोबारा एसेट खरीद लेते हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 54D। तो यहाँ भी तो ये हुआ, तो 2 लाख की एग्जम्पशन भी देनी है हमें, तो बच जाएगा कितना? 50,000 का STCG। बोलो क्लियर है? बता दो बेटा एक बार, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? विथ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने लिखवा दिया, आपने लिख लिया, काम हो गया। समझ में आने के साथ साथ क्लियर है क्या, कि मतलब आप कर लोगे अगर आपको करना पड़ा तो ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट था। एक बार इसका दूसरा पार्ट भी मैं फटाफट करवा देता हूँ। ये दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आपने ये असेट, ठीक है, दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं अगर आपने ये असेट 1-2 अप्रैल को खरीदी होती तो क्या होता? तो मुझे बताओ, क्या ओपनिंग पे फर्क पड़ता हमारी? क्या हमारी ओपनिंग वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता? नहीं। तो 7,50,000 रहती। क्या परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखता मैं? क्या परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखता? बोलिए, क्या परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखता? नहीं, मैं ये नहीं लिखता, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस ईयर से बाहर चला गया। ठीक है, बेचा कितने में? वही 12 लाख में। बेचा कितने में? वही 12 लाख में। तो फायदा इस बार मुझे हो जाता 4,50,000, राइट। 2 लाख का एग्जाम्पशन तो मिलना ही था, तो इसलिए मुझे टैक्स देना पड़ता 2,50,000। बोल दो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो 2 लाख हम ब्लॉक में जोड़ेंगे या नहीं। ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया तो जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी करेंगे कल।